ऑप्टिवर में तुमको पीपीओ मिला। ये था उस साल आईआईटी दिल्ली का हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज। हाँ जी। व्हाट वाज द फिगर? मेरे पास कई सारे लोगों का कांटेक्ट है पर्सनली फ़ोन में जो अभी यूनिकॉर्न्स में काम करते हैं। जैसे उसमें से एक है दीपेंद्र गोयल सर जो जोमेटो के हैं, वो ज्वालामुखी हॉस्टल के हैं। दूसरा है जो फ्लिपकार्ट के फाउंडर थे बंसल सर, उनका भी मतलब इनसे पर्सनली कनेक्ट होने का मौका मिलता है। तो क्या बिल गेट्स से ऐसे वन ऑन वन बात करने का मौका मिला? हाँ सर, मतलब ऐसे 1-1.5 मिनट का मौका मिला था। उसके बारे में बताओ कि वो क्लोज ग्रुप मीटिंग में क्या बात हुआ, उनसे क्या सीखने को मिला। हाउ मच डिड समय रैना चार्ज? सर उस वक्त तो 6.5 लाख रुपए इंक्लूडिंग फ्लाइट्स एंड एवरीथिंग। मतलब उस समय लेटेंट नहीं आया था? हाँ, उस वक्त लेटेंट नहीं। चिदम्बरम सर की फ्लाइट थी अराउंड 11-12 के अराउंड की, तो वो फिर भी उस फ्लाइट के बावजूद भी उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल साथ में पहले ब्रेकफास्ट करेंगे हम लोग, उसके बाद पॉडकास्ट के लिए आ जाएंगे। तो अर्शित अपना इंट्रोडक्शन दो 20-30 सेकेंड्स में। ध्यान रखना इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए कि ये वीडियो का हुक हो वो। अच्छा। कि बच्चे उसको इंट्रोडक्शन को देखें फिर वीडियो को देखने से अपने आप को रोक नहीं पाए। ठीक है सर, कोशिश करता हूँ। हेलो गाइज, आई एम हर्षित मावंडिया. I just recently graduated from IIT Delhi where I did my bachelor's in computer science in 2024. After that, I secured a placement in Optiver, which is like a quant trading firm based out of Amsterdam. Currently, I'm working in its Mumbai office since like past 1 month or so. And yeah, that's pretty much it. यार बड़ा मॉडेस्ट हो गया तुम्हारा लेकिन इंट्रो। मतलब सर तो अब हम एक बार इसका इंट्रो अपने एंड पे जो हम निकाले हैं वो हम देते हैं। हर्षित का जेई मेन में ऑल इंडिया रैंक था 479, जेई एडवांस्ड में ऑल इंडिया रैंक था 382। 2018 और 2019 में केवीपीवाई क्वालिफाइड है हर्षित। एनएसईसी में इसका स्कोर था 224 आउट ऑफ 232। आईआईटी दिल्ली 2020 to 2024 कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। सेकेंड ईयर के बाद इंपीरियल कॉलेज लंदन में और क्रिप्टो लैब्स साउथ कोरिया में इंटर्नशिप लगा तुम्हारा। और इंपीरियल कॉलेज लंदन वर्ल्ड रैंक 2 है। ठीक है। थर्ड ईयर के बाद ऑप्टिवर में इसका इंटर्नशिप लगा था जो कि आईआईटी दिल्ली का हाईएस्ट स्टाइपेंड था इंटर्न के लिए उस समय तक का। तो थोड़ा सा फिगर शेयर करोगे क्या कि उस स्टाइपेंड का क्या तुम्हारा फिगर था? स्टाइपेंड था सर 40,000 euros for 2 months. So थोड़ा कन्वर्ट कर दो। अराउंड 36 lakhs. 36 lakhs फॉर 2 months. 2 months। ठीक है। वैसे ही जो बच्चे लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए सब फिगर बहुत मोटिवेटिंग होता है कि एक थर्ड ईयर पास्ट स्टूडेंट के लिए ये फिगर कितना बड़ा है वो तो तुमको खैर पता ही है। और वो आईआईटी दिल्ली का हाईएस्ट था उस समय का, मेरे को लगता है अभी तक का हाईएस्ट होगा। अब तो थोड़ा भाई सब कंपनी और बढ़ा देते हैं। टिल दैट टाइम है ना। ऑप्टिवर में ही इसको प्री प्लेसमेंट ऑफर पीपीओ मिला जो कि उस साल का आईआईटी दिल्ली का हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज था। उसमें बाद में आएंगे क्योंकि वो वाला पार्ट अभी बोल देने से क्या होगा ना कि बच्चों को वो किक तो मिल जाएगा, तो उसमें हम लोग बाद में आएंगे। और भी बहुत सारा अचीवमेंट्स है, इसका एक करके और बात करेंगे। लेकिन मेरे को इसमें जो सबसे बड़ा अचीवमेंट सब लगता है, ऑब्वियसली फाइनेंशियल अचीवमेंट्स तो होता ही है लाइफ में, बट यू ऑर्गेनाइज्ड इवेंट्स लाइक टॉक विथ बिल गेट्स। तो क्या बिल गेट्स से ऐसे वन ऑन वन बात करने का मौका मिला? हाँ सर, मतलब ऐसे 1-1.5 मिनट का मौका मिला था। काफी है स्टेज पे। हाँ। उनका 1-1.5 मिनट का वर्थ कितना होता है तुमको पता ही है ना। तो कुछ बताओ उनके बारे में। जैसे हम लोग जो भी चीज जानते हैं उनके बारे में वो ऑब्वियसली सोशल मीडिया, इंटरव्यूज, वीडियोस, यही सबसे जानते हैं। सामने जब तुम उनसे बात कर रहे थे तो कैसा वाइब था? मतलब एक इंसान का एक ऑरा होता है, तो वो बिल गेट्स अपने साथ अपना ऑरा लेके आते हैं। वो उनसे बात करके ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा काम पर्सनालिटी है, मतलब नॉट गेटिंग कोई भी चीज़ से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होंगे, या फिर जैसे हम लोग होते हैं डर जाते हैं, पैनिक कर जाते हैं, उनको देख के ऐसा नहीं लगता कि वो कोई चीज़ से पैनिक करते होंगे। मेन तो मेरे को ये चीज़ लगी उनसे बात करके। बाकी जो भी मतलब ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ जैसे यूएस में रहते तो यूएस का नॉलेज है, उनको काफ़ी ज़्यादा हर एरिया का नॉलेज है। मतलब जहाँ पे भी उनकी कंपनी है उस जगह का उनको खुद भी काफ़ी नॉलेज है। उनकी कंपनी इतने सारी फील्ड्स में काम करती है तो उनको ऑलमोस्ट उस हर फील्ड का नॉलेज है। ये नहीं कि वो शुरुआत में ऑपरेटिंग सिस्टम बना देते थे खुद,
तो उनको सिर्फ उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज है, उनको बाकी हर डोमेन में जैसे क्लाउड सर्विसेज हुआ या फिर ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हुआ, कोई भी सर्विस जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करती है या फिर नहीं करती है, वो सब चीज़ का नॉलेज है। उसके अलावा वो खुद बहुत ज़्यादा चैरिटी में अब घुस गए हैं, तो उनका जो नेटवर्थ है उसमें से वो हर साल लगभग $1 बिलियन चैरिटी में खर्च करते हैं, विच इज़ लाइक 8,000 crores इन इंडियन रुपीज़। तो काफ़ी मतलब एक ह्यूज पर्सनालिटी कैरी करते हैं वो। उनसे सीखने को क्या मिला, मतलब जो भी इंटरेक्शन हुआ तुम्हारा 1-1.5 मिनट का इंटरेक्शन और अदरवाइज उनका एक टॉक हुआ होगा आईआईटी दिल्ली में, तो उससे कुछ टेक अवे होता है, तो वो टेक अवे मतलब एकदम मिनिमम वर्ड्स में अगर तुम बताओ तो उनसे क्या ऐसा ट्रेड सीखने को मिला जो तुमको लगता है कि तुम्हारे करियर में तुमको बहुत हेल्प करेगा? टॉक तो सर मैं ज़्यादा देर देख नहीं पाया था क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत व्यस्त था, बट जितना मेरे को उनसे पर्सनली मिलके और उनका पर्सनालिटी से मेरे को लगा कि वो शांत वाली जो चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मतलब ऐसे पैनिक नहीं होना चाहिए कोई सिचुएशन में, एंड बी काम, मतलब ऐसे किसी को देख के ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना और किसी को से ज़्यादा गुस्सा नहीं होना, कुछ भी हो इरिटेट नहीं होना कोई भी चीज़ में। जैसे सबसे यूजुअली तो हम लोग इरिटेट हो जाते हैं कोई भी चीज़ से, कोई ज़्यादा लेट कर दे, कोई चीज़ से कुछ परेशान कर दे, वो इरिटेट नहीं होने वाला चीज़, हर चीज़ को लाइक हो जाएगा सब सही से इफ़ वी आर काम, वो वाली चीज़ अच्छी लगी मेरे को। फिर इसमें है कि जो स्टैंड अप कॉमेडियन है अभी तो खैर बहुत ही फेमस है, समय रैना, उनका भी वहां पे कॉमेडी शो ऑर्गेनाइज तुम किए थे। हाउ मच डिड समय रैना चार्ज? सर उस वक्त तो 6.5 लाख रुपए इंक्लूडिंग फ्लाइट्स एंड एवरीथिंग था। इंक्लूडिंग एवरीथिंग 6.5 लाख रुपए। अब भी तो, क्या होगा? अब तो 18-20 लाख हो गया होगा कंफर्टेबली, है ना? मतलब उस समय लेटेंट नहीं आया था। उस वक्त लेटेंट नहीं आया। लेटेंट नहीं, ये कब का बात है? ये बात है पिछले साल मार्च के अराउंड का, 2024 मार्च। हाँ तो मेरे को लगता है कि अभी से 6 months बैक लेटेंट शुरू हुआ है। हाँ, राइट। अब नाउ समय रैना इज ऑन अ डिफरेंट लेवल, तो अब मेरे को लग रहा है कि थ्राइस तो हो ही गया होगा, 18-20 लाख रुपया वो लोग करता होगा। वही। तो कैसे ये डील कैसे होता है? जैसे मान लो समय रैना को तुम लोग को बुलाना है वहां पे, तो किस तरीके से कनेक्शन होता है, नेगोशिएशन क्या होता है उसमें? क्या तुम लोग को लगता होगा कि ये अच्छा डील हो रहा है, ये अमाउंट सही है इनको देने के लिए, कुछ इस तरह का बात? तो सर मतलब पहले तो जैसे इस बार वो जो फेस्ट था जिसमें हमने बुलाया था इनको, समय रैना को, वो वाला जो फेस्ट था उसका मैं ओवरऑल कोऑर्डिनेटर था इस बार। तो उसका एक बजट होता है पहले तो हम लोग का बजट अराउंड 1.2 CR के अराउंड पहुंचा था इस साल। तो उसमें से वी कैटेगराइज कि हमें क्या क्या चीज़ में कितना कितना स्पेंड करना है। तो हमारा आर्टिस्ट एंड प्रो नाइट्स वगैरह का टोटल खर्च जो हमने निकाला था कि 55 लाख अराउंड का बजट है हमारा। उसमें हमें 2 नाइट्स करानी थी, एक था डिवाइन का नाइट, तो जो डिवाइन का नाइट था उसका कॉस्ट हमें आ रहा था 34 लाख रुपीज। तो और फिर 34 गया तो 21 अराउंड बच रहा था। तो डिवाइन के साथ तो पूरा टीम आया होगा पूरा ना? ऑन्टर आ जाता है उसका, तो 25-30 लोगों का। फिर उसके अलावा जो स्टेज बनता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइट, साउंड, म्यूजिक और सिक्योरिटी के लिए जो भी बैरिकेडिंग वगैरह वो सब होता है, वो सब का कॉस्ट 13 लाख अराउंड आता है। तो हमारे पास यही 7-8-9 लाख रुपए बचे थे। ठीक है। उसमें हमने कॉमेडियंस देखा, तो हमारा जो मेरा और मेरा एक जो पार्टनर था जो हम लोग साथ में गए थे, हम लोग दोनों को ही समय रैना काफी पसंद था। तो हमने उनसे बात करी। समय रैना से हम लोग एक्चुअली पहले भी मिले हुए थे। ही हैड कम वंस टू IIT दिल्ली टू प्ले चेस, और वो मेरे एक सीनियर है आदित्य सर करके ज्वालामुखी हॉस्टल से, तो उनका कोई कनेक्शन है, मतलब वो आपस में दोस्त वोस्त हैं या कुछ, तो वो उनके थ्रू ही आए थे। तो हम लोग साथ में टेबल टेनिस वगैरह खेले हुए हैं IIT दिल्ली में ही हॉस्टल में। तो उनसे पहले बातचीत हुई भी थी, तो उनसे ज़्यादा नेगोशिएशन वगैरह करना नहीं पड़ा। और हमारी एक आर्टिस्ट मैनेजमेंट कंपनी भी थी, स्पेक्ट्रल मैनेजमेंट करके, जिन्होंने डिवाइन और समय रैना के मैनेजर से डायरेक्ट बातें करी थी। तो हाँ, मतलब नेगोशिएशन उतना होता, ज़रूरत भी नहीं पड़ता। मतलब उनका अगर जो प्राइवेट शोज़ का रेट्स होता है वो बाहर पता रहता है, मतलब इंटरनेट वगैरह पे मिल जाएगा। वो यूजुअली इससे 1.25x टाइप्स होता है। कॉलेज शोज़ का वो थोड़ा कम लेते हैं खुद ही। तो 6.5 अराउंड उनका फ्लाइट्स एंड ऑल का कॉस्ट मिला के, अकोमोडेशन मिला के सब कुछ था। और काफ़ी मतलब ऐसे स्वीट पर्सनालिटी है समय रैना, जैसे दिखता है उससे। अच्छा, ऑफ स्क्रीन जैसे मान लो स्टेज पे नहीं है, तो उस समय भी क्या इतने विटी और रोस्टिंग बिहेवियर के हैं? बिल्कुल मतलब विटी तो वो बहुत ज़्यादा है समय रैना। मतलब हम लोग जब मतलब पहले भी इंटरेक्शन हुआ था तो भी काफ़ी ऐसे फनी है कि कोई भी चीज़ में ऐसे नहीं कि बैक ऑफ कर जाएंगे। जैसे चेस खेल रहे थे तो ही वाज लाइक आई कैन बीट एवरीवन इन चेस एज वेल। टेबल टेनिस भी खेल रहे थे तो ही वाज लाइक कि हाँ मैं सबको हरा दूंगा।
और फिर वो काफी अच्छे, एंड ही पिक्स हिज स्पोर्ट्स, इट वाज नॉट लाइक कि वो बैडमिंटन खेलने आ गए जिसमें उनको नहीं आता है, वो उनको चेस आता है, उनको टेबल टेनिस आता है, तो वो वही दोनों चीज खेलेंगे जिसमें वो सही में बाकी लोग को बीट चेस तो बहुत ही शानदार आता है, चेस तो उनको काफी अच्छा आता है। तो मतलब ऐसे ऑफ स्क्रीन भी काफी फ्रेंडली है, लाइक मतलब उनका हम लोग जो देखते हैं मेरे को लगता है कि हर चीज स्क्रिप्टेड नहीं है। हाँ बिल्कुल, लेटेंट तो वैसे भी वन ऑफ दो शोज है जो स्क्रिप्टेड बिल्कुल ही नहीं होता। हाँ मतलब थोड़ा बहुत तो होता होगा, लेकिन देख करके लगता है ऑन द स्पॉट भी उनका वो जो पंच निकल करके आता है वो बहुत शानदार है। ऑन द स्पॉट ही उनका मेरे को लगता है निकल के आता है, अगर वो स्क्रिप्टेड होगा तो वो उतना पंच एग्जैक्टली। अच्छा, डिवाइन के बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करो। डिवाइन इज लाइक वो थोड़ा अलग पर्सनालिटी है, ही इज नॉट लाइक वेरी सोशल एंड ऑल, तो उनसे हमारा ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ नहीं था, एक फ़ोटो वगैरह हुआ था, बट हाँ उनका मतलब रैप वाले जो आर्टिस्ट हैं उनमें वो काफ़ी ऊपर आते हैं, लाइक वन ऑफ द बेस्ट, खास करके शोज़ के लिए। ज़्यादातर रैप आर्टिस्ट उतने शोज़ नहीं करते, स्ट्रीट परफॉर्मर्स टाइप के होते हैं। इनका जो शो था वो काफ़ी ज़्यादा ग्लोरीफाइड था, मतलब काफ़ी हाई एनर्जी, 1.5-2 घंटे तक लगातार उसी एनर्जी में गाने का, और पूरा क्राउड ऐसे पागल हो जाता है जब उनके जो फेमस गाने हैं वो गाते हैं, तो काफ़ी मज़ेदार था। इसमें एक चीज़ और लिखा हुआ है कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप सर, जगदीप उनके साथ यू हैड अ क्लोज्ड रूम मीटिंग, जितना भी देर का था, उसके बारे में बताओ कि वो क्लोज्ड रूम मीटिंग में क्या बात हुआ, उनसे क्या सीखने को मिला। तो जगदीप धनकर सर हमारे कॉलेज में आए थे कब, पिछले साल ही अराउंड दिसंबर जनवरी के अराउंड आए होंगे। मैं आउटरीच का डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी था आईआईटी दिल्ली में, तो आउटरीच एक्टिविटीज़ जो होती है आईआईटी दिल्ली में उसके अंडर ही ये भी आया था जो प्रोग्राम था। तो उनका एक तो स्पीच था जो पूरे क्राउड के सामने हमारे ऑडिटोरियम में, उसके अलावा सारे डीन्स, डायरेक्टर्स, एसोसिएट डीन्स, डेप्यूटी डायरेक्टर्स के साथ एक क्लोज डोर मीटिंग था, जिसमें सिर्फ 2 स्टूडेंट्स थे, एक मैं था और एक मेरे अंडर एक और सेक्रेटरी रहता है, तो वो था। तो हम लोग दोनों को उस मीटिंग में रहने का मौका मिला एज स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ आईआईटी दिल्ली। तो उन्होंने सबका इंट्रोडक्शन लिया, मतलब 30-40 मिनट्स की मीटिंग थी वो, और काफ़ी चिल सा था, ऐसे सबसे उन्होंने पूछा कि क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो अपने लाइफ में, ये वो। फिर उन्होंने मतलब जो हमारे डायरेक्टर सर थे उन्होंने उनसे कुछ रिक्वेस्ट की कि ये सब चीज़ों की हमें मतलब और ज़्यादा अच्छा ग्रोथ हो आईआईटी दिल्ली का, उसके लिए हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से होनी चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, मतलब आईआईटी दिल्ली ने ये भी प्रपोज किया कि हम पार्लियामेंटेरियंस जो भी एमपीज़ हैं लोकसभा राज्यसभा दोनों के, उनको हम एज लाइक कोई पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट बनाने के लिए, जैसे कोई अगर रेलवे का है, कोई ऑयल का है, कोई रिन्यूएबल एनर्जी का है, तो उसके लिए हम लोग डेडिकेटेड प्रोफेसर्स को भेजेंगे आईआईटी दिल्ली से उन फील्ड्स में, और वो फिर सेशंस लेंगे उन एमपीज़ का, जिसके थ्रू एमपीज़ को भी थोड़ा ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, साइंटिफिक नॉलेज मिलेगा उनके रिस्पेक्टिव फील्ड्स में, ताकि वो बेटर कर पाएँ। तो ये चीज़ भी वाइस प्रेसिडेंट सर ने काफ़ी अच्छे से एक्सेप्ट किया था और उसको अरेंज भी किया। या उसके अलावा उन्होंने हमारे फैकल्टी को, सारे फैकल्टीज़ को एक प्राइवेट डिनर पे इनवाइट किया अपने रेसिडेंस पे, तो हाँ वो भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। और ये कब हुआ था? ये तुम 3rd ईयर में थे क्या? नहीं, मैं 4th ईयर में। 4th ईयर में। तो ये सारा चीज 4th ईयर में मोर और लेस हुआ है ना? लेकिन तुम्हारा प्लेसमेंट जो है वो 4th ईयर के स्टार्टिंग में हो गया था, बल्कि 3rd ईयर के एंड में, उसके बाद 2 महीने का। ऑब्वियसली तुमको पीपीओ मिला है तो वो तो हो ही गया था। मतलब यूजुअली कंपनीज क्या करती है, पीपीओ देने में थोड़ा डिले कर देती है, कि मतलब जो 4th ईयर का प्लेसमेंट सेशन होता है दिसंबर के अराउंड, तो उसके 1 महीना पहले अनाउंस करती है, ऐसे होता है। बट ऑक्टोबर का जो हमारा आखिरी इंटर्न डेट था ऑक्टोबर का 30 जून था मेरा, उस दिन ही उन्होंने हमारा अनाउंस कर दिया था कि इसको दे रहे हैं, इसको नहीं दे रहे हैं। एक फाइनल रिव्यू मीटिंग करके वो सबके साथ पर्सनल ले रहे थे और उसमें बता रहे थे। तो इसमें जो भी चीज, ये सारा कुछ हुआ एक्स्ट्रा करिकुलर, ये सब प्लेसमेंट के बाद हुआ। कुछ मैं इन्वॉल्व था, सेकंड और थर्ड ईयर में भी काफी इन्वॉल्व था, बट जो लीड लेने वाला होता है वो यूजुअली 4th ईयर एक्टिविटीज ही होती है, जिसमें तुम एज अ लीडर ऑर्गेनाइज करते हो हर इवेंट को। उसके पहले मैं किसी के अंडर में काम कर रहा था या फिर कुछ सीख रहा था ऐसे, लेकिन जो खुद से पूरा लीड लेके इवेंट ऑर्गेनाइज करना था वो फाइनल ईयर में हुआ। ठीक है, एक और पर्सनालिटी का यहाँ पर नाम है आर चिदम्बरम सर। हाँ, मैन बिहाइंड एटम बॉम्ब इन इंडिया, पोखरण 1 and 2। ठीक है, रिसेंटली उनका डिमाइस हुआ है। हाँ, तो ये इनके साथ भी इंटरेक्शन हुआ। हाँ, उनका मैंने पॉडकास्ट लिया था। ओके फाइन, तो उसके बारे में बताओ।
तो मतलब आर चिदम्बरम सर आईआईटी दिल्ली के बोर्ड ऑफ गवर्नर के प्रेसिडेंट हैं, या फिर जो भी हाईएस्ट अथॉरिटी होता है वो थे। तो वो आईआईटी दिल्ली से आते जाते रहते थे। अभी उन्होंने जब वो आए थे तो शाम में अराउंड 5-6 बजे उनका एक लेक्चर था आईआईटी दिल्ली के सेमिनार हॉल में। तो हम लोग वहाँ पे थे। अगेन वो आउटरीच इवेंट था, तो मेरे को उसमें रहने का मौका मिला था। तो आफ्टर द इवेंट हम लोग ऐसे ही कैजुअल बातचीत कर रहे थे। डायरेक्टर सर थे आईआईटी दिल्ली के और मेरे एसोसिएट डीन जिनके अंडर आउटरीच आता है, उनके साथ में उनका थोड़ा बातचीत चल रहा था। तो उसी में मैंने उनको रैंडमली बोला कि सर आप कभी फ्री हो गए तो मैं आपका पॉडकास्ट लेना चाहता हूँ, ताकि स्टूडेंट्स को और आपके लाइफ के बारे में पता चले, इंस्पायर हो पाए। तो उन्होंने बोला जब मैंने तुमको ले लो डायरेक्ट, और वहाँ पे डायरेक्टर सर भी खड़े थे। तो डायरेक्टर सर बोलते हैं हाउ अबाउट टुमारो मॉर्निंग एट 8। तो क्योंकि चिदम्बरम सर की फ़्लाइट थी अराउंड 11-12 के अराउंड की, तो वो फिर भी उस फ्लाइट के बावजूद भी उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल, साथ में पहले ब्रेकफास्ट करेंगे हम लोग, उसके बाद पॉडकास्ट के लिए आ जाएंगे। तो बढ़िया। डायरेक्टर वो वहीं के गेस्ट हाउस में रुके हुए थे, आईआईटी दिल्ली का जो गेस्ट हाउस है। तो हम लोग पहले गए गेस्ट हाउस में उनको रिसीव करने। वहाँ पे उन्होंने ब्रेकफास्ट का अरेंजमेंट किया हुआ था, साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट। फिर उसके बाद हम लोग जो डायरेक्टर सर का बोर्ड रूम है वहाँ गए। वहाँ पे हमने कैमराज वगैरह अरेंज किया, फिर वहाँ पे उनका पॉडकास्ट लिया। वो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान है। मतलब उनके पास इतनी डिग्रीज़ है कि मेरे पास, मतलब मेरे को ना याद है ना मैं काउंट कर सकता था, उतनी सारी डिग्रीज़ है उनके पास। जो इंडिया का एटॉमिक टेस्ट हुआ था 2, पोखरान 1 एंड पोखरान 2, जिसके बारे में मूवी भी शायद बनी हुई है, तो वो उसमें उनका बहुत बड़ा रोल था। होमी भाभा सर के साथ उन्होंने काफ़ी पर्सनली काम किया है, क्लोज रह के। तो काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़े पर्सनालिटी है। काफ़ी सारे आईआईटीज़ का वो मतलब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स रह चुके, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के पार्ट रह चुके हैं। उसके अलावा उन्होंने कोई 1-2 इंस्टीट्यूट्स भी खोले थे, मेरे को अब याद नहीं है वो इंस्टीट्यूट्स का नाम क्या था। नैनोटेक में इंडिया का लीड उन्होंने लिया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी या फिर कुछ ऐसा कुछ तो है वो, जो उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। तो जो भी बाहर की जो भी टेक्नोलॉजीज़ है जिसमें इंडिया पीछे रह रहा था किसी समय में, उसमें इंडिया भी उसी लेवल पे या उससे आगे पहुंचे, ये उनका विजन था बेसिकली, जो उन्होंने हमें बताया था। और वो सारी चीज़ के लिए इन्होंने खुद से स्टेप्स लिया। ये 10 प्राइम मिनिस्टर्स के साथ काम कर चुके हैं अभी तक। उन्होंने ऐसा कुछ तो बताया था, 10 या उससे ज़्यादा, सिंस जवाहरलाल नेहरू सर एंड टिल नरेंद्र मोदी सर। सबके साथ में इन्होंने काम किया, सबके साथ डायनामिक्स अलग था, बट कभी भी साइंस को इन्होंने पीछे नहीं आने दिया। हमेशा कोई भी कैसा भी पॉलिटिकल डायनामिक्स हो, साइंस को इन्होंने हमेशा पुश करने की कोशिश करी। तो ये जो भी तुम्हारा अचीवमेंट्स एज इन कि इतने बड़े बड़े पर्सनालिटी साथ मिलना हुआ, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, ये सारा चीज क्या पॉसिबल होता अगर तुम आईआईटी में नहीं होते? पॉसिबल का तो पता नहीं सर, बट बहुत मुश्किल होता। मतलब प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत कम हो जाती है। प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है, ऑब्वियसली हर चीज प्रोबेबिलिटी डिपेंडेंट ही है। exactly. तो मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाता है, यानी कि अपॉर्चुनिटी जो है वो ह्यूमंगस है आईआईटी दिल्ली में, या फिर इनफैक्ट कई सारे आईआईटी। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करो ना इस चीज को, क्योंकि देखो जब भी कोई बच्चा सोचता है अपने करियर को लेकर के आईआईटीज या टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज को लेकर के, उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज आता है, प्लेसमेंट। हाँ, लेकिन यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि प्लेसमेंट के साथ साथ उस कॉलेज का इकोसिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कॉलेज में आपको क्या अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इसलिए अभी तुम्हारा प्लेसमेंट का बहुत प्रॉपर्ली बात भी नहीं किया, आएंगे उस पर, बट पहले तुम आईआईटीज में जो अपॉर्चुनिटीज तुमको मिला है उसको थोड़ा एक्सप्लेन करो ना। तो सर मतलब पैसा कमाना इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम तक पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो रीच करने के लिए भी आईआईटी बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब एक बार पैसा कमा लेगा इंसान, उसके बाद क्या करना है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और उसको डिटरमाइन करने के लिए पर्सनालिटी और विजन काफ़ी बड़ी चीज़ें होती है कि वंस यू हैव द मनी व्हाट विल यू डू विद द मनी, और क्या उसके बाद क्या करोगे अपने आप को थ्रिल देने के लिए या फिर और आगे बढ़ने के लिए। तो उसमें मेरे को लगता है कि जो बड़े कॉलेजेस हैं जहाँ पे मतलब नेटवर्क बहुत बड़ा है, सोशल कम्युनिटी बहुत बड़ी है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे अगर व्हाट मेक्स आईआईटी सो स्पेशल मेरे हिसाब से, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज़ बेटर देन आई थिंक एनी अदर इंजीनियरिंग कॉलेज इन इंडिया एटलीस्ट। और दूसरा है उसका जो कम्युनिटी है, जो एलुमनाइज का कम्युनिटी है, 65,000 एलुमनाइज का नेटवर्क है, जिसमें से ऑलमोस्ट लाइक इंडिया के जो जितने भी यूनिकॉर्न्स हैं उसमें से 25% आईआईटी दिल्ली के एलुमनाई कम्युनिटी से ही आए हुए हैं।
तो उनके साथ कनेक्शन, मेरे पास कई सारे लोगों का कांटेक्ट है पर्सनली फ़ोन में जो अभी यूनिकॉर्न्स में काम करते हैं। जैसे उसमें से एक है दीपेंद्र गोयल सर जो जोमेटो के हैं, yeah. वो ज्वालामुखी हॉस्टल के हैं। दूसरा है जो फ्लिपकार्ट के फाउंडर थे बंसल सर, उनका भी मतलब इनसे पर्सनली कनेक्ट होने का मौका मिलता है। मैं अमित जैन सर से मिला हुआ हूँ जो कार देखो के फाउंडर है, शार्क टैंक पे आ चुके हैं। उनके साथ मेरी पर्सनली बातचीत हुई थी, ये मेरे फेस्ट में ही हुआ था जिसमें हमने उनको एज अ गेस्ट स्पीकर इनवाइट किया था। तो इन सब लोगों से कनेक्ट होने का मौका मिलता है। सबसे जब आप इतनी बड़ी पर्सनालिटी से मिलते हो तो सबसे थोड़ा थोड़ा चीज़ आप गेन कर सकते हो जिससे आपका भी विजन थोड़ा इन ब्रॉडन हो। और उससे अलग है तो खुद को सेटिस्फैक्शन जो मिलता है मिल के बड़े लोगों से, वो तो है ही। बड़े बड़े सेलेब्स से मिल पाते हो अपार्ट फ्रॉम दीज जो मतलब जैसे यूनिकॉर्न और प्रोफेसर्स वगैरह के अलावा, जैसे समय रैना वगैरह हुआ, उनसे भी मिल के काफ़ी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो बाहर आपकी अपॉर्चुनिटीज़ है कनेक्ट करने की बाकी लोगों से, वो मतलब बिना कुछ बोले ही विद जस्ट द IIT टैग काफ़ी ग्रेट हो जाती है। जैसे जो मैंने 2 इंटर्नशिप्स करी थी, दोनों मैंने ईमेल किए थे प्रोफेसर्स को। अगर आप 90% चांस है कि अगर आप कोई और कॉलेज से होगे तो आपका ईमेल्स पढ़ेंगे भी नहीं, बट क्योंकि आप IIT दिल्ली से हो, आप कोई और IIT से हो, तो वो आपका ईमेल ना सिर्फ पढ़ेंगे, उसमें वो रिप्लाई करेंगे और खुद आपको इनवाइट करेंगे। ऐसे बहुत सारे प्रोफेसर जो इंटर्नशिप मुझे नहीं भी दे सकते थे, उन्होंने मेरे को इनवाइट किया कि वेन एवर यू वांट टू परस्यू मास्टर्स और PhD इन द फ्यूचर, आप सबसे पहले मेरे को कांटेक्ट करना। इसमें कई सारे आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ थे जो US के हैं, जैसे येल यूनिवर्सिटी, ब्राउन यूनिवर्सिटी, इन सब से भी मेरे को कॉन्टैक्ट में ऐसे मतलब MTech और PhD करने का ऑफर मिला हुआ है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो IIT इनेबल करती है, जो आपको मेरे को नहीं लगता कि ऐसे मौका मिलेगा। उसके अलावा जो मैंने जैसे लीडरशिप रोल्स जो होते हैं वो बहुत बड़ा एक एडवांटेज होता है, क्योंकि IIT में इतने सारे को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होते हैं और सबका कोई ना कोई स्टूडेंट ही ऑर्गेनाइज कर रहा होता है। इट इज़ नॉट लाइक इट इज़ अ मेंबर ऑफ स्टाफ हु इज़ ऑर्गेनाइजिंग दिस, स्टूडेंट्स खुद ही ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आप जब पार्टिसिपेट करते हो तब तो आप सीखते ही हो, लेकिन जब आप ऑर्गेनाइज करते हो तब आप बहुत कुछ और भी सीखते हो। पीपल मैनेजमेंट स्किल्स हुआ, लोगों से बातचीत करने का स्किल, नेगोशिएट करने का स्किल, जब चीज़ें ख़राब होती हैं, फटती हैं, तो उसको कैसे समेट के फिर प्रोग्राम को कंटिन्यू कर सको आप, इसका स्किल। तो बहुत सारी और अलग ऐसी स्किल्स होती है जो आपको कैंपस में रह के, जब आप रियल वर्ल्ड में जाओगे तब तो आपको करना ही पड़ेगा, बट अगर आपको उसके पहले भी मौका मिल रहा है ये सारी चीज़ें सीखने का, तो बाद में काफ़ी फ़ायदा होता है। तो ये कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो मेरे को लगता है कि बाकी इंजीनियरिंग कॉलेज में उतने अच्छे से अवेलेबल नहीं होगी ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क और बोथ। नहीं, अभी जैसे तुम बोले कि तुम्हारा जो भी इंटर्न लगा सेकेंड ईयर के बाद या थर्ड ईयर के बाद, ये ऑन कैंपस नहीं था। जो मेरा ऑप्टिवर वाला था हाँ, वो ऑन कैंपस वो था, ऑन कैंपस और था। बाकी दोनों जो था वो ऑफ कैंपस था। सो ऑप्टिवर में तुमको PPO मिला। ये था उस साल IIT दिल्ली का हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज। हाँ जी। व्हाट वाज द फिगर? It was around 225k euros, Okay. which comes to around 2.1 CR in Indian rupees 2.1 करोड़ पर एनम। per annum. तो जो बच्चे सोशल मीडिया में सुनते हैं कि IIT से 1 करोड़ का पैकेज लगा, 1.5 करोड़ का पैकेज लगा, 2 करोड़ का पैकेज लगा, 2.5 करोड़ का पैकेज लगा, और उसको मोटिवेट होकर के उससे वो IIT JEE का प्रिपरेशन में लग जाते हैं, वो मोटिवेशन के पीछे तुम्हारा हाथ है। सर कंपनी का हाथ है, और जो एवरेज पैकेज जो IITs का ऊपर होता है उसमें भी तुम्हारा हाथ है, क्योंकि एवरेज पैकेज में ऊपर करने में तो हाईएस्ट पैकेज का बहुत बड़ा रोल होता है। तो देखो, बहुत सारे बच्चे हैं एकेडमी के जो अच्छे अच्छे IITs में, अच्छे अच्छे ब्रांच में हैं। प्रिपरेशन कैसे करना है, IIT कैसे पहुंचना है, इसका आंसर बहुत लोगों के पास है। एक आंसर तुमसे चाहिए जो बहुत लोगों के पास नहीं है, 2 करोड़ का पैकेज कैसे लगना है। सर ये तो अलग है थोड़ा, मतलब जैसे मान लो कोई भी बच्चा अभी फर्स्ट ईयर में जाने वाला है या फर्स्ट ईयर में चला गया है, उसको एक रोड मैप चाहिए, या सेकेंड ईयर में कोई है, हाँ, उसको एक रोड मैप चाहिए कि मेरे को चाहिए, मेरे को वहां तक पहुंचना है। जैसे हम रोनाल्डो का एक इंटरव्यू देख रहे थे, उसमें वो ही वाज सेइंग कि आई विल गिव यू द रोड मैप, कि यू डू दिस, यू डू दिस, यू डू दिस, यू विल बी रोनाल्डो, बट इट्स अप टू यू whether you do this. हाँ, कि आप उस पाथ को फॉलो करते हो कि नहीं। तो रोड मैप तो एक्चुअली कुछ होगा ना कि वहां तक पहुंच सकते हैं हम, सही बात, वो रोड मैप चाहिए। ठीक है। तो
मैं बेसिक से समझाता हूँ थोड़ा। आजकल आईआईटीज में ये क्वांट, मतलब पहले सिनेरियो बताता हूँ। पहले क्या होता था, लाइक लेट्स टॉक 5 years बैक, उस वक्त सिर्फ सॉफ्टवेयर कंपनीज थी जो इतना बड़ा पैकेजेस देती थी, और वो उसका नंबर बहुत कम था। जो 1 CR प्लस का पैकेज हम लोग 10 साल पहले फेसबुक देती थी या एप्पल देती थी, ये पढ़ते थे कि 1 करोड़ से ज़्यादा का पैकेज दे रही है, उसका नंबर बहुत कम था। अब लेकिन क्या हुआ है कि ये कुछ क्वांट फर्म्स हैं, बेसिकली दे डू हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग ऑन एक्सचेंजेस अराउंड द ग्लोब। ये सारी बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं अब, मे बी ग्लोबल कंपनीज और बहुत सारी इंडियन कंपनीज भी। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग एज इन की स्टॉक मार्केट? हाँ, स्टॉक मार्केट, नॉट ओनली स्टॉक मार्केट, उसके अलावा ऑप्शंस, फ्यूचर्स और ऑयल्स, कमोडिटीज, मेटल, सब चीजों में। एक कंपनी था हम लोग के टाइम पर, फ्यूचर फर्स्ट। नहीं, it is different. It is also doing quant trading now, but it is not only quant trading. वो अभी भी आती है आईआईटी दिल्ली, मतलब मेरे एक दोस्त को उसमें इंटर्नशिप भी मिली थी रिसेंटली। बट हाँ, तो ये सारी जो कंपनीज हैं, अगर आपने नाम सुना होगा, ऑप्टिवर है, जेन स्ट्रीट है, टावर रिसर्च है। हाँ। उसके अलावा इंडियन क्वांट फर्म्स में ग्रेविटॉन, एनके सिक्योरिटी, कोडाई, अल्फा ग्रेप, क्वांट बॉक्स, ये सारी जो कंपनीज है, ये सारी अब ऐसी कंपनीज है जो 1 CR प्लस का पैकेज देती है। तो अब वो जमाना गया जब सिर्फ सैमसंग और फेसबुक 1 करोड़ प्लस का पैकेज दे, रूब्रिक्स जिनके पेपर बहुत ऐसे 1 out of 1200 को मिल रहा है। अब ऐसा हो गया कि अगर आईआईटी में 1200 बच्चे हैं आईआईटी दिल्ली में, तो उसमें से 50-60 को 1 CR प्लस का पैकेज मिलता है। तो इट इज़ वे मोर प्रोबेबल नाउ कि अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो आपको पैकेज अच्छा मिल सकता है। 1 CR के ऊपर अब आप 1.5 कमाओ, 2 कमाओ, वो थोड़ा लक डिपेंडेंट भी होता है, और भी चीज़ें हैं, वो भी मैं बता दूंगा। तो अब 1 CR तक पहुंचने का तो रोड मैप बहुत सिंपल हो गया, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिकल, MNC या कंप्यूटर साइंस में हो और आपकी CG अगर 9+ है, तो 90% प्रोबेबिलिटी के साथ आपको मिल जाएगा 1 CR प्लस का पैकेज। अगर आप 8.5 या 8 भी हो तो भी आपकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छी होगी, अगर आप अच्छे से थोड़ा प्रिपेयर कर लेते हो पजल्स, प्रोबेबिलिटीज़ के क्वेश्चंस को, जिसके भी बहुत सारे सोर्सेज हैं। ब्रेन स्टेलर नाम का एक साइट है, उसके अलावा कुछ बुक्स हैं, हर्ड ऑन द स्ट्रीट, 50 चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स इन प्रोबेबिलिटीज, ये सारी चीज़ों से अगर आप अच्छे ये सारा नाम तुम मेरे को अलग से दे देना, बिल्कुल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर किसी को चाहिए होगा तो प्रॉपरली वहां से जा करके रेफरेंस मिल जाएगा। हाँ। तो ये 3-4 जो सोर्सेज हैं, उनसे अगर आप प्रिपेयर कर लो और आपकी CG 8, 8.5, जैसे आप CG बढ़ेगी वैसी प्रोबेबिलिटी बढ़ते जाएगी। 8 से नीचे होगा तो आपका चांसेस ऑलमोस्ट 0 है कि आपकी 1 CR प्लस की पैकेज लगेगी। तो जो लोग ये बोलते हैं कि आईआईटी जाने के बाद पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है। 8+ CG होनी बहुत ज़रूरी है। 8.5+ हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। तो अगर 8.5+ CG है और आप थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो आप 1 CR पैकेज बहुत ईजिली सिक्योर कर सकते हो मेरे हिसाब से। अब 1 CR से 2 CR करने के लिए आपको इंडियन क्वांट से थोड़ा इंटरनेशनल क्वांट में स्विच करना पड़ेगा। तो कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो ये 2 CR प्लस का पैकेज देती हैं, 2 या 1.5 जो भी, जिनको बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो उसके लिए वो लोग प्रेफर करते हैं कि IMO कैंडिडेट्स वगैरह वगैरह, जो आप मेरे हिसाब से उसके लिए अलग से प्रिपेयर करना इज नॉट फ्रूटफुल। बट जैसे ऑप्टिवर है, ऑप्टिवर गिव्स अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू नॉट ओनली द एप्टीट्यूड बट ऑल्सो द पर्सनैलिटी, क्योंकि एक ग्लोबल कंपनी है तो ग्लोबल फिट होना बहुत ज़रूरी है कि आप बाकी लोगों के साथ इंगेज कर पाओ। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है सोशलाइजिंग, जो कि बहुत सारे IITians में लैकिंग होती है, स्पेशली उन IITians में जिनकी रैंक बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो लोग पढ़ाई में इतने ज़्यादा घुसे हुए होते हैं और उनको पढ़ाई में इतना ज़्यादा मज़ा आने लग जाता है कि लोगों से इंटरेक्शन बंद हो जाता है। मेरी CG 9 से कम ही थी, मेरी CG 8.7 थी जब मेरी इंटर्न लगी थी तब। बट मैंने इतने जगहों पे काम किया था और इतने लोगों के साथ बातचीत करने का मेरे को आदत था कि दैट वाज अ फैक्टर दैट वाज नॉट मिसिंग इन मी। मैंने देखा है 9.8, 9.9 CG वालों को HR इंटरव्यू में रिजेक्ट होते हुए ऑप्टिवर में, बट मेरी उसमें रिजेक्शन नहीं हुई क्योंकि मेरा वो सोशल और पर्सनालिटी वाला जो पॉइंट था उसमें आई वॉज अहेड ऑफ देम। तो इफ़ यू हैव टू बी एन ऑलराउंडर टू बी द बेस्ट, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वरना 1 CR प्लस इज ऑल्सो वेरी गुड, मतलब उसके बाद भी आप कभी भी आपको कोई चीज़ की कमी नहीं होगी, बट जो पर्सनालिटी वाला फैक्टर है वो अगर आप हो तो नॉट ओनली यू विल बी द बेस्ट अमंग्स द बेस्ट, बट ऑल्सो आप आगे भी जब लाइफ में कुछ करना चाहोगे, खुद का कुछ खोलना या फिर कोई कंपनी का CEO बनना, उसमें वो चीज़ होनी ज़रूरी है जिसमें आप लोगों को लीड कर पाओ, आप पीपल स्किल्स होनी ज़रूरी है।
तो ये मेन पॉइंट अगर इसे एक्सट्रैक्ट करें तो एक तो है कि आईआईटी में जाने के बाद सीजी पे फोकस करना है, उसको इग्नोर नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे ये सोच के आईआईटी आते हैं कि एक बार आईआईटी क्वालिफाई कर लिए, आईआईटी में एंट्री मिल गया, अब लाइफ सेट हो गया, अब वहां जाके मौज काटो। ये नहीं करना है। ठीक है, मौज काटो आप, सेमेस्टर एग्जाम के बाद काटो, लेकिन अपने सीजी पे फोकस करना है, उसको लेके सीरियस रहना है। ट्राई टू मेंटेन अ सीजी ऑफ अबव 8.5। 9 रहा तो बहुत ही अच्छा, बट 8 से कम नहीं होना चाहिए। 8 से कम नहीं होना चाहिए। 8 से कम नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये है कि थोड़ा सोशली एक्टिव होना होगा। थोड़ा कमरे में घुस के नहीं रहना। एग्जैक्टली, थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर में एक्टिव होना पड़ेगा, थोड़ा अपने पर्सनालिटी पे काम करना पड़ेगा, और लोगों से मिलना पड़ेगा। जो अलग अलग क्लब्स होते हैं, हम लोग के टाइम पे तो क्लब्स होता था, तुम लोग के क्लब्स है, तो उसमें इन्वॉल्व होना है, उसमें थोड़ा पार्टिसिपेट करना है। तो इन सब चीजों से तुम्हारा जो सीवी है वो और बेटर होगा। बहुत ज्यादा, मतलब वही है कि एक तो जो ये 1 CR प्लस वाली कंपनीज होती है वो 3 ही ब्रांचेस के लिए खुलती हैं। ठीक है, CS, इलेक्ट्रिकल और MNC। MNC हर जगह नहीं होता है, तो CS और इलेक्ट्रिकल मान लेते हैं। MNC इज मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, जो कुछ जगह पे खड़गपुर में, दिल्ली में, मेरे को पता नहीं और कहाँ का है। तो अगर आप इन दोनों में हो और आप टॉप 5 IITs में हो, तो आपके बहुत अच्छे चांसेस है कि आपकी इतनी अच्छी पैकेज लग सकती है इजीली। हम लोग यहाँ सुनते हैं कि जिन बच्चों को बहुत हाई पैकेज लगता है, 1+, 1.5+ या 2+, उसमें कुछ कुछ हिडन CTC का पार्ट होता है, लाइक स्टॉक ऑप्शंस और ये सब बात। थोड़ा सा अपना ये CTC को बाइफरकेट करो कि किस सेक्शन में कितना पैसा होता है, सो सबको क्लैरिटी मिल जाए एक बार। ठीक है, तो ये जो स्टॉक ऑप्शन वाला चीज़ है वो अगेन सॉफ्टवेयर कंपनीज के लिए ट्रू होता है। अगर आप फेसबुक में जाओगे या फिर गूगल में जाओगे, और गूगल इंडिया 40 पे करती है, आप बाहर जाओगे तो आपको 1.2 पे करेगी। ठीक है, उसमें स्टॉक ऑप्शन का काफ़ी बड़ा पार्ट होता है। बट जो क्वांट फर्म्स होती हैं ये प्राइवेट होती हैं, तो इनका कुछ स्टॉक ऑप्शन जैसा कुछ होता ही नहीं है, तो दे पे ऑल इन कैश। मेरा जो CTC है उसमें बेसिकली 50-50 का स्प्लिट है, मोर और लेस। 25K यूरोज वाज माय जॉइनिंग बोनस। उसके अलावा जो ये 100K दैट इज बेसिकली 100K इज फिक्स्ड बोनस एंड 100K इज माय बेस पे। उसमें से जो फिक्स बोनस है उसके ऊपर परफॉर्मेंस मल्टीप्लायर लगता है विच कैन गो अप टू 2, तो वो मैंने काउंट नहीं किया, मैंने नॉर्मल जो फिक्स बोनस है वही काउंट किया। जस्ट टू इंटरप्ट हियर, थोड़ा सा फिगर को इंडियन करेंसी में करके बताओगे तो रिलेवेंस होगा, कि तुमको तो हैबिट हो गया एम्स्टर्डम में रह करके यूरो से बात करने का। हाँ, तो बेसिकली 22.5 लाख के अराउंड मेरा ज्वाइनिंग बोनस था, और 90 लाख मेरा फिक्स्ड बोनस एंड जो बेस पे है वो होता है। तो बेस पे इज वन विच आई गेट एवरी मंथ, तो 90 लाख बाई 12 माइनस द टैक्स वो मेरा बेस पे हो जाएगा, और जो बाकी 90 लाख है वो मेरे को ईयर एंड में मिलेंगे, और उसके ऊपर मेरा परफॉर्मेंस मल्टीप्लायर लगेगा विच कैन गो अप टू 2। तो मैंने अभी उसको 1 ही मान के अपना कोट किया जो भी है, बट इट कैन गो अप टू 2। तो मेरा मैक्सिमम दैट आई कैन गेट इज around 3 crores, but I will get 2.1 crores minimum. 2.1 minimum and maximum 3 depending on the performance multiplier. हाँ, तो ये है, और ये पूरा कैश है, इसमें कोई स्टॉक ऑप्शंस कुछ नहीं है, इसमें बस टैक्स कटेगा। तो टैक्स इंडिया में मेरे को जितना पता है 30% ही कटता है, तो अब 30% और 1 करोड़ के ऊपर कुछ सरचार्ज है। वो मेरे को पता नहीं है, वो मेरे को अभी रिसेंटली पता चला था। हाँ, क्योंकि अब तो तुम उस लीग में हो तो थोड़ा सरचार्ज तुम्हारा लगेगा। खैर, फिर उसके बावजूद भी आई थिंक सब कुछ कट के भी you'll get around 1.5 CR टेक होम। टेक होम। तो ये जब हम बच्चों को बोलते हैं कि अभी तुम लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हर एक आर जो आप डेडिकेट कर रहे हैं अपने करियर बिल्डिंग में, वो हर आर का जो कॉस्ट है कन्वर्जन, वो मतलब जैसे मान लो कि हर घंटे का कॉस्ट 1 लाख रुपया है। ठीक है, मान सकते है ना, मतलब ऐसे इन रैंडम 1 लाख रुपए। फिर आप कॉलेज में गए, जो भी आप काम किए, और ये सारा पैसा तुमको मिलेगा, बट द पॉइंट इज ना, इट यू विल नॉट गेट दिस एट द एंड ऑफ डे। सही बात है। आपको 7 साल बाद 8 साल बाद देखना आप, ये सब कुछ मिलेगा। जैसे एक बहुत बेसिक चीज होता है ना कि एक शॉर्ट टर्म बेनिफिट क्या होता है। अगर किसी बच्चे को बोला जाए कि आज 10 घंटा पढ़ाई करो, एट द एंड ऑफ डे यू विल गेट एन आईफोन, वो पढ़ लेगा, वो कर लेगा। लेकिन उसको ये बोला जाए कि बाबू तुम 10 घंटे पढ़ाई करो, और इसका 5 लाख रुपए तुम्हारा जमा हो गया है, और ये जमा होता रहेगा, और आफ्टर लाइक 10 years
तुमको प्रॉपरली मतलब उसमें इंटरेस्ट के साथ वापस मिलेगा, तो वो एक विजन दिखता नहीं है। बट तुम्हारा एग्जांपल बहुत बहुत अच्छा एग्जांपल है, जो कि दिख रहा है कि हाँ सर वो कन्वर्जन हो रहा है और आगे चल के और कन्वर्जन होगा। ठीक है, फ्यूचर के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में क्या प्लान है तुम्हारा? मतलब क्या इसी में कंटिन्यू करना है? क्योंकि एक पॉइंट के बाद जितना तुम्हारा अचीवमेंट्स है, कई बार दिमाग में होता है ना कि कुछ अपना क्रिएट किया जाए, वैसा कुछ फ्यूचर प्लान्स है क्या? कुछ तो ऐसा है सर, मतलब अभी से तो क्या पता क्या होगा 5 years डाउन द लेन, बट मेरा अभी ये प्लान है कि पहले तो अभी फाइनेंशियली स्टेबल बनना है, इंडिपेंडेंट बनना है। तो उसके लिए मोर और लेस 3-4-5 years तो मिनिमम सेम फर्म में काम करूँगा। मेरे को फॉर्म चेंज करने का मन इसलिए नहीं क्योंकि इनका वर्क कल्चर बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब और आवर्स 8 घंटे, मतलब सिर्फ 8 घंटे ही काम करना होता है, उससे 1 घंटा भी ऊपर ना ये मांगते हैं ना खुद से देने का ज़रूरत है। अगर कुछ काम है तो कर लो, नहीं मन है तो कोई बात नहीं, ये वाला सीन है। तो मैं 5 बजे डेस्क से उठ के 6 बजे तक घर पहुंच जाता हूँ, ये चीज़ मेरे को बहुत पसंद है। तो इसलिए कंपनी स्विच करने का तो मेरा इमीडिएट प्लान बिल्कुल नहीं है। अब अगर लेट्स से 5 years डाउन द लेन मैं स्टेबल हो जाता हूँ, मेरे बैंक पे थोड़ा पैसा होता है सस्टेन करने के लिए खुद को, तो उसके बाद आई विल ट्राई टू क्रिएट समथिंग ऑफ माई ओन, मे बी इन द सेम कैटेगरी, तो मे बी समथिंग रिलेटेड टू ट्रेडिंग, जो यही हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग टाइप्स। सो व्हाट इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अकॉर्डिंग टू यू? सर मैं बहुत टाइम से घर से पैसे नहीं लेता हूँ, ये मतलब मेरी बहुत पहले से सोच थी। जब मैं सेकेंड ईयर में कॉलेज गया था, फर्स्ट ईयर तो हमारा ऑनलाइन था, तो सेकेंड ईयर में जब मैं कॉलेज गया था तो मैं 10,000 रुपये लेके गया था घर से, और उसके बाद मैंने आज तक घर से 1 रुपया भी नहीं लिया है। नॉट दैट माई पेरेंट्स आर नॉट विलिंग टू गिव इट टू मी, बट मेरा खुद का था वो कि हाँ कभी कुछ पार्ट टाइम कहीं पे कुछ कर लिया, या फिर ये इंटर्नशिप्स वगैरह से स्टाइपेंड आ जाता था, विच वॉज इनफ टू सस्टेन मी फॉर 1 year। तो इसीलिए मेरा पहले से ही मेरे दिमाग में था कि खुद से करना है सब कुछ। तो कॉलेज में तुम गए थे फर्स्ट ईयर के बाद घर से 10,000 रुपए लेकर के, फिर तुम घर से पैसा नहीं लिए, तो और तुम्हारा इंटर्न लगा है सेकेंड ईयर के बाद, तो वो बीच में तुम कुछ पार्ट टाइम किए क्या? हाँ, एक साल के लिए मैंने जैसे अनअकैडमी में मैं मेंटोर था 3-4 महीने के लिए, तो उसमें 30-40,000 पर मंथ हो देते थे। फिर एक अकेडमी थी वहाँ की दिल्ली की लोकल, वहाँ पे मैं 1 घंटे डेली पढ़ाने जाता था, तो उसके लिए भी मुझे वही 30-40 हज़ार रुपये महीने मिल जाते थे। तो उससे मेरा 1 साल का हो गया, और उसके बाद जब स्टाइपेंड आने लग गया तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ा। हाँ, ठीक है, चलो वापस आते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। हाँ, तो मेरे हिसाब से अगर इंडिया में रह रहे हैं और इतना पैसा है कि उस पे अगर आपको नॉर्मल एफडी रेट या फिर कुछ भी 10% 12% इंटरेस्ट अगर मिल रहा है, तो उससे आपका अगला साल का खर्चा अगर निकल जाएगा माइनस द इन्फ्लेशन जो भी, तो उतना अगर आपके पास बैंक अकाउंट में है तो यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। आप चाहो तो रिटायर भी हो सकते हो उस वक्त, तो भी आपकी लाइफ। तुम्हारा अभी हो गया होगा? नहीं अभी नहीं हुआ है सर, मतलब ऐसा, मतलब यू आर सेइंग कि जितना कॉर्पस तुम्हारे पास है, हाँ, उसमें अगर तुम 10% का इंटरेस्ट ले लो, 10-12% का, तो वो नेक्स्ट ईयर का तुम्हारा एक्सपेंस होना चाहिए। लेकिन इन्फ्लेशन भी आता है, तो 7-8% इन्फ्लेशन भी होता है। हम थोड़ा सा इसमें जो बुक में लिखा हुआ है वो फिगर तुमको बताते हैं। इट्स लाइक कंसिडरिंग इन्फ्लेशन, अगर तुम्हारे पास एक इतना कॉर्पस है जिसका 4% तुम्हारा नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस है, देन यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। 4%, बिकॉज द पॉइंट इज कि पहला तो ये होता है कि यू कांट बी गेटिंग 10 or 12% रिटर्न एवरी ईयर। ठीक है, पहला पॉइंट ये है, बिकॉज जब तुम 10-12% में जा रहे हो, यानी कि यू आर नॉट गोइंग 100% टूवर्ड्स एफडी। ठीक है, ऑफ कोर्स, तो ये एक पॉइंट होता है। दूसरा, इन्फ्लेशन भी एक पॉइंट होता है, और बीच बीच में कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक बड़ा खर्च भी आ जाए। ठीक है, तो ये एक किताब है जस्ट कीप बाइंग करके, मतलब फाइनेंस का किताब है, तो उसमें ये फिगर लिखा हुआ है कि इफ द कॉर्पस यू हैव, उसका अगर 4% तुम्हारे नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंस के बराबर है, तो वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है। तो वो तुम्हारा बहुत जल्दी आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, फुली। तो उसके बाद फिर तुम कुछ और नया सोचोगे कि करियर में कुछ अगर मेरे को टर्न करना है तो उसमें क्या करना है। ठीक है, तो अभी जैसे मान लो कि तुम यूरोप में रहे, उसके पहले भी तुम इंटर्न करने के लिए बाहर गए। ठीक है, टेक्नोलॉजी के बारे में बताओ कि दुनिया में क्या बात हो रहा है अभी? तो सर AI ही है जो है दुनिया भर में। एवरीथिंग इज अबाउट GPUs एंड एवरीथिंग इज अबाउट सेमीकंडक्टर्स और AI एंड जनरेटिव AI, मशीन लर्निंग, ये सब के बारे में।
अब बट जितना भी ये सब के बारे में बात होता रहे, एट द एंड मेरे को लगता है कि जो कोर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस बेसिक्स है, वही हर दुनिया में सबको चाहिए। अगर आप एनवीडिया के पास भी जाओगे आज जॉब लेने, तो वो भी ये नहीं देखेगा कि आपको पहले से एआई स्किल्स आती है क्या नहीं, वो तो वो सिखा देंगे, उसमें उनको पता है कैसे सिखाना है। बट अगर आपका बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस अगर क्लियर है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, मेमोरी कैसे काम करती है, वगैरह वगैरह, डेटाबेसेस कैसे काम करते हैं, तो दैट इज़ द स्किल दैट एवरीवन इज लुकिंग फॉर अभी भी। चाहे भले ही टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो जाए, बट टेक्नोलॉजी बनाने वाला तो आज भी वही है। तो बातें तो अभी मोर और लेस एआई की ही चल रही हैं हर जगह। इवन इन ट्रेडिंग कंपनीज दे आर मोर एंड मोर मूविंग टुवर्ड्स मशीन्स डूइंग द ट्रेडिंग विदाउट एनी ह्यूमन इंटरप्शन तो और इंटरेक्शन। तो यस, एआई इज व्हाट। तो क्या एआई के इतने ग्रोथ से मतलब जॉब्स पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा? बिकॉज मान लो तुम्हारा ही जॉब है, एग्जैक्टली आई डोंट नो कि तुम करते क्या हो ऐसे कंपनी में? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वहां पे जैसे ट्रेडिंग कंपनी है तो उसका जो एक पोर्टल होगा उसका सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस या कुछ उस तरह का काम होगा क्या? मतलब मेरा काम जो है वो है क्वांटिटेटिव रिसर्चर जो है, जो मैथमेटिकल फॉर्मूले डिराइव करते हैं जिससे मॉडल्स बेटर ट्रेन हो सकें, उसको मेरे को मॉडल्स में इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। तो भले एआई है, मॉडल बोल लो उसको, मॉडल ट्रेड करेगा, बट मॉडल को तो मैं ट्रेन करूंगा ना। तो इसीलिए आई डोंट थिंक कि जॉब्स में कोई इफेक्ट पड़ता है। अगर आपके पास एआई है तो आप जल्दी काम कर पाओगे, आपकी कंपनी ज़्यादा ग्रो होगी। तो इसीलिए इट इज़ नेसेसरी फॉर एवरीवन टू यूज द थिंग्स दैट एआई कैन गिव यू, बट आई डोंट थिंक कि एआई कैन रिप्लेस एनी जॉब्स। एग्जैक्टली, आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस, क्योंकि हम लोग अगर पता है 20-25 साल पीछे जाए ना, 30 साल पीछे, जब कंप्यूटर्स पहली बार आ रहा था और हर ऑफिस में कंप्यूटर्स लग रहा था, यही बोला जा रहा तो भी यही बात हो रहा था कि अब कंप्यूटर्स लग गया है, सारा जॉब चला जाएगा, कंप्यूटर सारा काम कर लेगा। बट इवेंचुअली क्या हुआ कि कंप्यूटर्स जो है वो ह्यूमंस का स्ट्रेंथ बना। एग्जैक्टली, अभी भी वही सेम है, वैसे ही है। एजीआई इज ऑल्सो लाइक एज अ हेल्पर टू ह्यूमन बींग्स। आप उससे बहुत जल्दी एफिशिएंट हो सकते हो, जो एआई कैन नॉट थिंक। एग्जैक्टली, ये चीज अभी के लिए तो एटलीस्ट सच है, अब आगे पता नहीं क्या होगा, बट अभी के लिए तो ये चीज बहुत सच है कि एआई कैन नॉट थिंक। तो अगर कोई चीज ऐसी है जो दुनिया में पहले हो चुकी है, वो एआई कर लेगा ठीक ठाक अमाउंट में, तो आप उसके लिए एआई को यूज करो। बट जो चीज आपको दिमाग लगा के खुद से करना है, प्रेडिक्ट करना है कुछ या कुछ नया बनाना है, वो एआई आज भी नहीं कर सकता, चाहे कितना भी आप उसको ट्रेन कर लो, कुछ भी कर लो। जो चीज उसको फीड ही नहीं हो रही है, तो वो उसका आउटपुट कैसे दे सकता है? तो इसीलिए जो हम लोग का एटलीस्ट जो डोमेन है उसमें तो वी डोंट इवन फीड आवर नॉलेज टू एआई, ताकि वो किसी और के पास ट्रांसफर हो जाए। Exactly. तो एआई कैन नॉट हेल्प अस मेक आवर थिंग्स बेटर, बट जो चीज़ हम लोग कर रहे हैं उसमें अगर मैं कोई चीज़ 10 घंटे में करूंगा जो पहले हो चुकी है, तो वो चीज़ एआई ज़रूर 10 मिनट में करके मेरे को दे देगा, एंड उससे मेरा वो ब्लॉकेज 10 घंटे का 10 मिनट हो जाएगा, तो मैं जल्दी आगे काम कर पाऊंगा। मतलब स्ट्रेंथ बनेगा Yes. आप लोग अभी। अच्छा, एक चीज बताओ, टिल मी डिफरेंस बिटवीन वर्किंग इन इंडिया एंड वर्किंग अब्रॉड। मतलब क्या कल्चर में, इंडिया में मेरे को लगता है कि तुम्हारा एक्सपीरियंस वैसा है नहीं, ज्यादा नहीं, बट स्टिल मतलब पता तो होगा ही। मेरे को लगता है सर, वर्किंग इन इंडिया एंड वर्किंग अब्रॉड में ज़्यादा फर्क नहीं है। आप कहाँ कौन सी कंपनी में काम करते हो और उस कंपनी का कैसा कल्चर है, उससे फ़र्क पड़ता है। जैसे मैंने देखा है, अपने दोस्तों से सुना है, इंडिया में क्योंकि लेबर चीप है तो इसीलिए लेबर की वैल्यू भी नहीं है, मतलब वर्कफोर्स की वैल्यू नहीं है इंडिया में एज एन एम्प्लॉय। तो जो इंडियन फर्म्स हैं वो एम्प्लॉयज़ को एकदम ही ऐसे स्क्रब कर देते हैं कि 10-10 घंटे दिन में काम कर रहे हैं, सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 10-10 बजे तक भी लोग काम करते हैं। तो उससे लगता ऐसा ज़रूर है कि काम ज़्यादा हो रहा है, बट एग्जॉशन जो इंसान का है और सैचुरेशन वो बहुत जल्दी आ जाता है। वहीं जो बाहर का वर्किंग कल्चर है वो बहुत लिमिटेड है, उसमें वो लोग फोकस करते हैं कि आप जितने घंटे काम कर रहे हो उसमें आपकी एफिशिएंसी मैक्सिमम हो। तो इसीलिए बाहर, जैसे मैं यूरोप में काम कर रहा था, वहाँ पे अगेन मेरा 9 to 5 मतलब 9 to 5 है। 5 बजे के बाद कोई दिखेगा भी नहीं। इनफैक्ट मैं एक दिन, मेरे को कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम में सॉल्व कर रहा था इंटर्नशिप के समय, तो मुझे 6 बज गया था काम करते करते, मुझे पता नहीं चला कि 6 बज गया। तो मुझे एक बंदे ने आके बोल दिया कि आप घर जाओ, हो गया, बहुत ज़्यादा काम हो गया आज के लिए, इतना नहीं करना होता। तो वैसा वहाँ पे कल्चर ही वैसा है कि वर्क इन द आवर्स दैट यू आर पेड फॉर।
और उसके कारण मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं बहुत थक गया हूँ, क्योंकि मेरे पास घर जाके 6 घंटे चिल करने के लिए काम के बाद भी होते थे फिर, तो उससे मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता था काम करने में। बाकी मेरे को नहीं लगता कि बाहर रहने का बहुत ज़्यादा कुछ फ़ायदा है वर्क कल्चर के अलावा, क्योंकि बाहर अगर आप जाओगे तो आपको सारा काम खुद करना पड़ेगा। यू कैन नॉट गेट एनीथिंग डन बाय पेइंग फॉर इट। वहाँ पे कैब सर्विस 3,000 रुपये 2 किलोमीटर के लिए, तो यू कैन नॉट अफोर्ड इट ऑल द टाइम। आप इंडिया में हर समय कैब कर लो 200-250 रुपये में हो जाती है। आप ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट जैसे जो वो है सर्विस प्रोवाइडर है, वो 5 मिनट में आपको ग्रोसरीज ला के दे देते हैं। तो एवरीथिंग इज़ वेरी फास्ट इन इंडिया एंड वेरी हैंडी। आप घर पे कुक रख सकते हो, आप क्लीनर रख सकते हो। वहाँ पे दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। एक टाइम का चार्ज वहाँ पे 6-7 एक घंटे का चार्ज वहाँ पे 6-7 हज़ार होता है। तो जो लग्जरीज इंडिया में मिलती है वो बाहर नहीं मिल सकती। बाहर उन लोगों के लिए अच्छा है जो अपने ऊपर उतने कॉन्फिडेंट नहीं है। वहाँ पे आप गिरोगे अगर तो आप एक लिमिट के नीचे नहीं गिर सकते। वो लिमिट वहाँ पे इंडिया से बहुत ऊंची है। तो अगर यू गेट फायर्ड फ्रॉम योर जॉब तो आपको गवर्नमेंट हेल्थ केयर देगी, स्कूल सिस्टम वहाँ पे फ्री है पूरा कॉलेज लेवल तक बच्चों के लिए आपके। उसके अलावा गवर्नमेंट विल पे यू एन अलावेंस टू गेट बैक ऑन योर फीट टिल द टाइम आपको जॉब नहीं मिलती है, तो आप रेंट अपना पे कर सकते हो। वहाँ पे अगर आपकी जॉब चले जाती है तो आपको सब्सिडीज़ मिल जाती है बहुत सारी, कि रेंट आपका 50% गवर्नमेंट पे कर देगी। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है। बट वहाँ पे जो ऊपर उठने का भी चांसेस है वो भी बहुत कम है इंडिया से। तो जैसे ये सारी जो लग्जरीज है जो इंडिया में मिलती है वो वहाँ पे नहीं मिल सकती। तो इसीलिए मुझे एज अ पर्सन तो इंडिया ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे को पता है कि आई एम केपेबल इनफ कि मैं एक लेवल से नीचे नहीं गिरूंगा, और मेरे पास एट एनी मोमेंट कितनी भी कम पेइंग नौकरी, और नौकरी तो मेरे को मिल ही जाएगी कहीं ना कहीं। तो इसीलिए और मेरे को इंडिया ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लग्जरीज बहुत सारी मिल रही है यहाँ पे जो बाहर मुझे नहीं मिलती। फ्रेंड्स एंड फैमिली मेरे को यहाँ पे मिल रहे हैं जिनसे मैं वहाँ पे कनेक्ट नहीं कर सकता, और मेरा चांसेस ऑफ ग्रोथ अभी बहुत हाई है इंडिया में रादर देन एनी प्लेस अब्रॉड। तो ये डिफरेंस लगता है मुझे। जॉब स्टार्ट कब हुआ तुम्हारा कॉलेज के बाद? मेरा जॉब स्टार्ट हुआ था अगस्त 30 को। सितंबर से हम लोग हाँ, देखते हैं, 5 सितंबर महीने। से कुछ ज्वाइनिंग बोनस भी मिला होगा। हाँ, तो सितंबर से लेकर के अभी तक 4 मंथ्स 4-5 मंथ्स। 4-5 मंथ्स प्लस ज्वाइनिंग बोनस। तो सबसे एक्सपेंसिव परचेज अभी तक क्या हुआ? पापा के लिए गाड़ी ली थी। ओके, हाँ वही था। बताओ। अभी i20 ली थी रिसेंटली। Okay. घर में पुरानी जो गाड़ी थी वो खराब हो गई थी, तो हाँ वो गाड़ी ली थी अभी बस। बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि कॉलेज से निकले हुए 4-5 मंथ्स के जॉब में यू बॉट अ कार फॉर योर फादर। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और आगे चल करके अपने लिए कुछ खरीदना, हाँ बिल्कुल। मतलब ये सारा चीज जो होता है ना, सेल्फ पैम्परिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ अभी तक आदत नहीं लगी है उसकी। हाँ मतलब अब तो लग ही जाएगा जब इतना पैसा आएगा तो। और कुछ घूमने फिरने का शौक है? अब मैं इंटर्न के समय घूम लिया था थोड़ा बहुत यूरोप। थोड़ा बताओ। हाँ थोड़ा बताओ ना, कहाँ कहाँ गए यूरोप में? हाँ यूरोप में नेदरलैंड्स तो मैं था ही, क्योंकि ठीक वहाँ है। पे मेरी जॉब थी। उसके अलावा मैं गया था फ्रांस, गया था पेरिस। ठीक है। उसके अलावा मैं बेल्जियम गया था, ब्रसेल्स एंड एंटवर्प। और उसके अलावा स्विट्जरलैंड गया था और इटली गया था। ठीक है। तो बेस्ट कंट्री इसमें से कौन लगा तुमको? स्विट्जरलैंड। मतलब घूमने के लिए स्विट्जरलैंड, खाने पीने के लिए इटली। ठीक है। और लोगों का बिहेवियर? लोगों का बिहेवियर हर जगह अच्छे लोग मिल ही जाते हैं। अगर वैसे अच्छी जगह जाओ तो अच्छे लोग मिल ही जाते हैं। स्विट्जरलैंड में इंडियंस बहुत थे फॉर सम रीज़न। और बाकी तो फ्रांस मेरे को थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि वहाँ पे लोग इंग्लिश बोलने को अवॉइड करते हैं। बट हाँ बाकी एक्सपीरियंसेस तो अच्छे थे हर जगह। नहीं, बहुत सारे कंट्रीज का ना जैसे हॉस्पिटैलिटी है बहुत ही अच्छा होता है। हाँ। जैसे हम अपना एक एक्सपीरियंस बताते हैं, ऑस्ट्रेलिया गए और उसमें हम और वाइफ कहीं एक जगह पर पिक्चर्स ले रहे थे, क्योंकि हम लोग दोनों बस थे, साथ में कोई था नहीं, तो हम लोग सेल्फी ले रहे थे। तो अ लेडी वाज पासिंग बाय और वो देखिए हम लोगों को सेल्फी ले रहे हैं, तो वो आ करके प्रॉपरली कि कैन आई टेक योर पिक्चर्स, ठीक है। तो फिर प्रॉपरली वो ले करके फोन और 3-4 अलग अलग पोज में प्रॉपरली पिक्चर्स ली, फिर आकर के फोन दी एंड शी वाज स्टैंडिंग देयर टिल वी अप्रूव्ड द पिक्चर्स। मतलब हाँ मतलब वो खड़ी है वहां पे और हम लोग देख रहे हैं, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्यों खड़ी है यहाँ पर, बिकॉज वी आर नॉट यूज्ड टू दैट। सही बात। हम लोग तो यहाँ पे क्या सोचते हैं ना, किसी को बोलना पड़ता है कि पिक्चर्स ले लो, और वो पिक्चर्स लिया और हाथ पे पकड़ाया और चला गया।
तो वो वहां पे खड़ी है काफी देर तक, और उसके बाद फिर वो पूछ रही सामने से कि आर द पिक्चर्स फाइन, कि मैं फिर से ले लूं। तो मतलब वो थोड़ा हम लोग को ओवरवेलमिंग भी लगा, बट ये कुछ कुछ जगह का कल्चर्स होता है जो कि हम लोग को यहाँ पे फॉलो करना चाहिए। सही बात है। हाँ, ऐसे लोग मतलब जैसे यूरोप तो मेरे को नहीं लगता कि उतना ज्यादा, जैसे इंडिया में बहुत ज्यादा वेलकमिंग होते हैं हम लोग गेस्ट के लिए, स्पेशली अगर कोई बाहर से आया हुआ रहता है तो हम लोग बहुत ही ज्यादा वेलकमिंग होते हैं। वैसा यूरोपियन कल्चर वैसा नहीं है, थोड़ा अलग सा है। वहाँ पे लोग थोड़े प्राइवेट से होते हैं, अकेले घूमना पसंद करते हैं ये वो। बट हाँ, अलग अलग जो साउथ ईस्ट एशियन रीजन है वहाँ की हॉस्पिटैलिटी तो खास करके बहुत फेमस है। नहीं, ये कॉन्ट्रास्ट तो है ही। जैसे एक ऑस्ट्रेलिया का हुआ, आई वेंट टू स्पेन, वहां पर तो लोग टोक दे रहे थे। हाँ। जैसे किसी म्यूजियम में गए तो कुछ अगर टच कर लिए तो लोग टोक दे रहे हैं वहां पे आकर के। तो वहां पे थोड़ा डिफरेंट था, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट था। तो अलग अलग जगह का अलग अलग वैसा रहता है। यूरोप का है ही वो। तो एम्स्टर्डम में क्या एक्सपीरियंस रहा? एम्स्टर्डम में बहुत यंग क्राउड है, तो काफी फ्रेंडली क्राउड है। अगर आप यंग क्राउड के बीच में जाओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा हर जगह। बट जो ओल्ड डच पीपल है वो लोग थोड़े खड़ूस से भी होते हैं, कि अगर साइकिल ऐसे बीच लेन में चला रहे हो तो डांट देंगे पीछे से आते वक्त या कुछ, क्योंकि यू आर न्यू टू द सिस्टम। तो राइट लेफ्ट का बहुत दिक्कत है वहाँ पे। हम लोग यहाँ पे लेफ्ट लेन से यूज है, वहाँ पे राइट लेन आ जाता है, तो वो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है उसमें। कोई भी डांट देगा, कोई बूढ़े से अंकल आएंगे अगर पीछे से तो। बट हाँ, ऐसे यंग क्राउड जो है वो तो अच्छा है हर जगह का। थोड़ा सा हम लोग अब प्री आईआईटी वाले टाइम पे जाते हैं जल्दी से, क्योंकि आईआईटी का बहुत बात कर लिए, तुम्हारा अचीवमेंट्स का बहुत बात कर लिए। लोग, बच्चों को बहुत मोटिवेशन मिला होगा इससे कि भाई आईआईटी में क्या क्या मिल सकता है मेरे को, आगे मेरा फ्यूचर कैसा हो सकता है। बट ऑब्वियसली ये सारा फ्यूचर अगर किसी को चाहिए, ये सारा लग्जरी किसी को चाहिए, तो उसको वो टैग चाहिए, उसको आईआईटी जाना होगा। ठीक है, तो थोड़ा शॉर्ट में एज सच कि मान लो कि कोई बच्चा अभी क्लास 11th में है, जनवरी है, और नेक्स्ट ईयर इसी टाइम पे उसको जेई मेन का एग्जाम लिखना है, और फिर मई में उसको जेई एडवांस का एग्जाम लिखना है। ठीक है, तो कोई बच्चा ऐसा होगा जो अभी क्लास 11th के फ्रेम में वेल प्रिपेयर्ड होगा, या कोई बच्चा ऐसा होगा जो अभी क्लास 11th के फ्रेम में बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड नहीं है। लास्ट 8-9 मंथ्स उसका मोर और लेस वेस्टेड है। ठीक है, मतलब पूरा नहीं, बट अब तुम समझ रहे हो ना कि ऐसा है कि अगर सिलेबस कवर्ड हुआ है, ओवरऑल जेई के सिलेबस का परसेंटेज अगर बोले तो मान लो 40% कवर्ड है, उसका 10% हुआ है, तो ऑलमोस्ट वेस्टेड ही है। वो ये सोच करके है कि भाई लास्ट में हो जाएगा। तो उस बच्चे के लिए, क्योंकि वैसा क्राउड सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो वैसे बच्चे के लिए तुम्हारे पास क्या सजेशन है? एक तो मेरे को बहुत टाइम हो गया, एक 5 साल हो गए मेरे को जेई दिए हुए, तो मेरे को ज्यादातर चीजें याद नहीं होंगी। बट फिर भी अगर बेसिक्स मेरे को अभी भी पता है कि मैंने क्या किया था, तो उससे अगर रिलेट करूँ तो 11th के एंड पे मेरे मैथ्स में ऐसे 20-30% नंबर आते थे सिर्फ जेई मेंस में, जो कि बहुत ख़राब थे मेरे हिसाब से। तो मेरा मैथ्स मोर और लेस वेस्टेड था, जैसे आपने बोला। फिजिक्स और फिजिक्स मेरी ठीक ठाक थी, केमिस्ट्री मेरी अच्छी थी, तो उस हिसाब से मैं एक 50% वाले मार्क पे था कि जितना मेरे को होना चाहिए था उससे 50% मेरा अच्छे चल रहा था। तो उसके बाद मैंने ये चीज़ चेंज की थी कि 11th में मैं टाइम पास बहुत ज़्यादा करता था, तो उसको मैंने थोड़ा चेंज किया। जैसे थोड़ा सा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया बाहर के वर्ल्ड से। पहले मैं बहुत ज़्यादा दोस्तों के साथ घूमता फिरता रहता था, विच वॉज नॉट बैड, बट उसका टाइम मैंने कम कर दिया। तो मेरा 12th में बेसिकली गोल ये था कि एक तो मेरे को अपनी मैथ सही करनी है, और 12th का जो सिलेबस है उसमें कहीं पे भी लैग नहीं आने देना है। मेरा 11th में मेरे से एक गलती हो गई थी लास्ट में, कि मैंने जो कोनिक्स वाला पार्ट था मैथ्स का वो मेरा छूट गया था। मतलब मैंने वो कवर नहीं किया अब जो समय था उसमें, और वो मेरा छूट ही गया लास्ट में जब तक सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ। तो फिर मुझे उसमें काफ़ी दिक्कत आने लगी, उसके कारण मेरा मैथ्स का स्कोर गिर गया। तो फिर मैंने बस 12th में 2 चीज़ें फॉलो करी थी कि एक तो जो क्लास जिस पेस पे चलती है उस पेस को हमेशा उसके साथ चलना, कभी भी उसमें ड्रॉप नहीं आने देना। और वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है अगर ढंग से कोई इंसान प्रिपेयर करे तो। 4-5 घंटे अगर घर पे जाके क्लास के बाद टाइम देते हैं तो उसमें होमवर्क भी हो जाता है, जो पढ़ना है नोट्स वगैरह वो भी हो जाता है, और 4-5 घंटे भी डेली नहीं लगते। ऑन एन एवरेज तो 3.5 घंटे ही लगते होंगे मेरे हिसाब से, 4 मान लो, बट 5 तो बहुत रेयरली, जिस दिन कभी कोई बहुत ज़्यादा होमवर्क मिल गया या कुछ। तो 4+4 या 8-9 घंटे ही दिन में पढ़ने पड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं। तो उस चीज़ को अगर कंटिन्यूसली मेंटेन करेंगे तो 12th का सिलेबस इजीली कवर होता रहेगा, और फाइनली अगर 11th को छोड़ भी दे तो भी एक बहुत अच्छे प्लेस पे होंगे एट द एंड ऑफ
अक्टूबर नवंबर जब सिलेबस ख़त्म होने को आ जाता है। और फिर उसके बाद वो टाइम है जब आप पुराना वाला चीज़ को पिकअप करो। अगर बीच में कहीं टाइम मिले तो बहुत बढ़िया, मेरे को तो नहीं मिलता था क्योंकि मेरा पेस उतना ज़्यादा हाई नहीं था। उसके बाद जो 2-3 महीने थे वो मैंने दिए थे खुद को मैथ्स ठीक करने में। मैंने पूरी 11th और 12th की मैथ्स शुरुआत से चालू करी, और 11th के टॉपिक्स जो मेरे बहुत ज़्यादा वीक थे उसको अपने दोस्तों से 11th के अच्छे नोट्स वगैरह जिनके पास थे उनसे ले लेके पूरी कवर करी, सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए, वो तो सिर्फ मैथ्स के नहीं, फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी। तो ये सब करने के बाद 12th के एंड में जब मैंने जेईई मेंस अटेम्प्ट 1 दिया था जनवरी में, तो मेरे सबसे ज़्यादा स्कोर शॉकिंगली मैथ्स में ही आया था। फिर तो तीनों सब्जेक्ट्स में से मेरे को मैथ्स में आया था 90, फिजिक्स में शायद 86 और केमिस्ट्री में 77। उस साल का केमिस्ट्री का पेपर मेरे सेटिंग में थोड़ा हार्ड सा था, तो मेरे को मैथ्स में ही हाईएस्ट आ गया, मतलब बाय चांस या फिर मेहनत जो भी होगा। तो उतना मैंने एफर्ट डाल के पीछे का सिलेबस कवर किया ताकि मेरा मैथ्स उस लेवल पे हो कि मैं 90 मार्क्स लाने के केपेबल हूँ एटलीस्ट। और वो भी 2 जो गलतियाँ थी वो सिली मिस्टेक्स थी, तो अगर नॉलेज वाइज कहीं कमी नहीं छोड़ी थी मैंने लास्ट तक। तो ये चीज़ अगर सब कोई खुद पे उतना आंखों में क्लियर रख के देखे कि खुद से एटलीस्ट झूठ ना बोले इंसान कि नहीं नहीं मेरा तो हो गया, मेरा तो हो गया। लोग यूजुअली ये कर जाते हैं, जो कि मेरे हिसाब से सबसे बुरा है, कि एक डिल्यूजन में रहते हैं कि नहीं मैंने पढ़ लिया है, मेरा अच्छा प्रिपरेशन है। और कुछ लोग ये डिल्यूजन में रहने के लिए पेपर्स कम देते हैं, या कुछ लोग बस झूठ बोलते रहते हैं। तो ये दोनों चीज़ नहीं करके, क्योंकि एट द एंड खुद का ही फ्यूचर है, तो अच्छे से पेपर दो, अपना सच्चाई को जानो कि क्या चीज़ में कमी है क्या चीज़ में नहीं है, और उस पर वर्क करके बेटर करो। तो डिफ़िकल्ट तो इतना नहीं है क्लियर करना मेरे हिसाब से, बस डेडिकेटेड और लॉन्ग रन के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। लास्ट 3-4 ईयर्स में खास करके पोस्ट कोविड एक चीज़ है जो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा प्रोपगेट हो रहा है, और ये मेरे को ऐसा लगता है इस प्रोपगेशन के पीछे बहुत सारे प्राइवेट फंडेड कॉलेजेस हैं। कि ऐसा कुछ प्रोपगेशन हो रहा है कि ऐसा नहीं है कि आईआईटी जाओगे तो करियर बहुत अच्छा हो जाएगा। तुम समझ गए हम क्या बोलना चाह रहे हैं? कि ऐसा नहीं है कि तुम आईआईटी निकाल लोगे सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं कि आईआईटी नहीं निकाल पाओगे तो तुम्हारा लाइफ खराब हो जाएगा। ठीक है, आईआईटी ओवर हाइप्ड है, जितना ग्लोरीफाई वो लोग करते हैं चीजों को उतना है नहीं। इनफैक्ट लास्ट ईयर तो आईआईटी बॉम्बे का कुछ परसेंटेज भी सामने आ रहा था कि इतने परसेंट बच्चे अनप्लेस्ड रह गए हैं। ठीक है, जबकि हम तो वो चीज पूछे भी, अपने बहुत सारे आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट्स थे, तो उनका तो बहुत सिंपल सा आंसर था कि सर बहुत सारे बच्चे प्लेसमेंट में बैठते ही नहीं है, तो वो परसेंटेज उस वजह से कम हो जाता है। बट फिर भी एक क्वालिटेटिव बात करें तो इस तरह का एक इंप्रेशन बनाया जा रहा है लोगों में, और बहुत सारे बच्चे भी इस मैटर में बात करते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों का होता है कि हम इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे, मतलब यूट्यूबर बन जाएंगे, या फिर मतलब बहुत सारा ऐसा इजी वे दिखता है बच्चों को जो एक्चुअली उतना इजी होता नहीं है। ठीक है, और कॉलेज क्या आईआईटी एक्चुअली ग्लोरीफाई करता है अपने आप को जो उतना है नहीं, क्या हाइप्ड है? ये तुम क्वेश्चन मेरा प्रॉपर्ली समझ गए, इसके बारे में थोड़ा सा लाइट डालो कि बच्चों जो अभी क्लास 11-12 में है वो उनका थोड़ा फंडा क्लियर हो जाए भाई। हाँ सही बात है सर, ये तो बहुत मैंने भी सुना है। नहीं सही बात भी है, ऐसा तो नहीं है कि आईआईटी नहीं जाएंगे तो लाइफ खराब हो जाएगा, बट जो चांसेस है लाइफ अच्छे होने के वो डेफिनेटली बहुत कम हो जाएगा। तो अगर आईआईटी में 100 लोग जा रहे हैं तो 80 का लाइफ अच्छा अगर हो रहा है, तो अगर आईआईटी जो लोग नहीं जा रहे हैं उसमें अगर 100 लोग जा रहे हैं तो मेरे को लगता है 10 से ज़्यादा का लाइफ उस लेवल तक तो बहुत दूर दूर तक नहीं पहुंचेगा। और वो जो 10 भी है वो भी शायद आईआईटी के एवरेज के ऊपर ना जा पाए। जैसे अगर मुझे एग्जांपल देना हो तो एक इजी स्निपेट आपने देखा होगा, नहीं सुना है? वो एक इन्फ्लुएंसर टाइप का ही बंदा है, नाम सुने हैं लेकिन। हाँ, वो कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करता है ऑनलाइन, और मतलब ऐसे अच्छा खासा उसका भी मतलब वो 30-40 लाख कमा रहा है साल का, उसने खुद ही बताया है। तो अब वो ऐसा बोल रहा था कि आईआईटी में जाने का क्या फ़ायदा, मैं देखो आईआईटी का एवरेज पैकेज 20-22 लाख का होता है, उससे ज़्यादा कमा रहा हूँ। तो अब उसका कंपैरिजन इसलिए बहुत ज़्यादा गलत है क्योंकि वो अपने कॉलेज का टॉप मोस्ट है, उसके कॉलेज में उससे ज़्यादा कोई नहीं कमा रहा, और आईआईटी का एवरेज 25 लाख है। अगर उसके कॉलेज का एवरेज देखेंगे तो 4 लाख होगा। अब अगर उसको कंपेयर करने तो आईआईटी के टॉप से खुद के टॉप से कंपेयर करे कि जो 4 करोड़ कमा रहे, जो 2.5 करोड़ कमा रहे, उसका तो ये अभी भी 10% ही कमा रहा है ना। तो यही चीज़ हमेशा वो लागू होती है कि अगर आप आईआईटी जा रहे हो, आईआईटी जाने के बाद आप चाहे जो कर लो, अगर आप इतने सारे कॉमेडियंस देखते होगे, इन्फ्लुएंसर्स देखते होगे, उसमें से कितने सारे लोग आईआईटी है, मधुर विरली, विपुल गोयल,
बिस्वा, ये सारे IITians हैं। तो IIT में जाने के बाद कॉन्सेप्ट्स और जरिए काफी क्लियर हो जाते हैं। अगर आपको कोई प्रोड्यूसर का नंबर चाहिए तो आपको उसका नंबर इतने इजीली मिल जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा और आप उनसे हेल्प भी मांग पाओगे। मेरे फोन में आप मानोगे नहीं, विकी कौशल का नंबर है आज। तो मतलब ये टाइप का जो नेटवर्क है वो IIT जाने के बाद बहुत इजीली खुल जाता है। भले ही आप बिना करे भी आप पहुंच सकते हो कहीं भी दुनिया में, बट जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है IIT जाने के बाद। और ये जो ग्लोरिफिकेशन वाला चीज़ है वो तो बहुत ज़्यादा गलत है। मेरे को लगता है IIT इज़ स्टिल अंडर हाइप्ड जितना वो होना चाहिए उसके हिसाब से। लोग MIT और ये सब का बात करते हैं, वहाँ पे मेरे को लगता है बस एक चीज़ बेटर है, वो है एलुमनाई नेटवर्क। बट अगर आप बैचलर्स डिग्री का बात करोगे तो ये सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे MIT के ही प्रोफेसर्स ही बोलते हैं कि बैचलर्स डिग्री में जो IITs का वो है ऑरा है वो MIT या फिर कैलटेक और ये सारी यूनिवर्सिटीज़ में भी अभी तक नहीं है। उनका PhD और मास्टर्स का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा अच्छा है IITs से अभी के टाइम पे, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाइड है। बट अगर सिर्फ बैचलर्स का बात करें तो IITs आर स्टिल अंडर हाइप। जो 150 रैंकिंग है वो सब कुछ मिला के, अगर सिर्फ बैचलर्स की एक यूनिफॉर्म रैंकिंग निकले कि आगे फ्यूचर में क्या होता है लोगों का IIT से गुजरने के बाद, तो वो मेरे को लगता है IIT से बेटर बाकी कॉलेजेस में भी नहीं मिलेगा। नहीं, बिल्कुल सही एग्जांपल है कि हम लोग किसी और फील्ड से अगर कंपेयर करें तो ऑब्वियसली यू कैन कंपेयर टॉप टू टॉप और एवरेज टू एवरेज, है ना। आप एक नॉर्मल एवरेज IIT के प्लेसमेंट को डॉली चाय वाला के इनकम से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वो जो इन्फ्लुएंसर है, ऐसा लाखों इन्फ्लुएंसर है जो साल का 10 लाख भी नहीं कमा पा रहा है। 10 लाख तो हम ज्यादा ही बोल दिए, उसे बहुत कम कमा पा रहा है। तो इफ यू हैव टू कंपेयर, एवरेज को एवरेज से कंपेयर करो, टॉप को टॉप से कंपेयर करो। और इस तरह कंपेरिजन में IIT फार अहेड था, है और हमेशा रहेगा। एक एग्जांपल हम देते हैं बच्चों को हमेशा कि जो नेपो किड्स होते हैं, नेपोटिज्म वाले बच्चे, तो उनको लाइफ में ना अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलता है। जरूरी नहीं कि वो लाइफ में सक्सेसफुल हो ही जाएंगे, बट एटलीस्ट दे विल गेट मोर अपॉर्चुनिटीज। जस्ट लाइक IITian, ये अलग बात है कि नेपो किड्स को वो अपॉर्चुनिटी उनके किस्मत की वजह से मिला है और IITians को ये अपॉर्चुनिटी उनके मेहनत की वजह से मिला है। बट अल्टीमेटली अपॉर्चुनिटीज एक IITian को एक नॉन IITian से हमेशा ज्यादा मिलेगा। थैंक यू सो मच हर्षित। दिस वाज अ ब्लॉकबस्टर पॉडकास्ट। मेरे को लगता है अभी तक जितना ये पॉडकास्ट किए सबसे अच्छा रहा है। और मेरे को ऐसा लगता है कि ये पॉडकास्ट लास्ट तक अगर कोई भी बच्चा देखेगा ना, तो वो अपने करियर को लेकर के, अपने फ्यूचर को लेकर के हाईली मोटिवेटेड हो जाएगा। मतलब उसके दिमाग में कहीं सेकंड थॉट भी नहीं आएगा कि मेरे को किसी और कॉलेज के लिए टारगेट भी करना है। वो अपना पूरा मेहनत करेगा और IIT में एक अच्छा रिजल्ट करेगा और फ्यूचर में जाकर के कॉलेज में जो जो तुम चीज बताए वो सारे चीजों पे इंप्लीमेंट करेगा और शायद इस पॉडकास्ट से उसको हेल्प मिलेगा। और अगर किसी एक बच्चे को भी इस पॉडकास्ट से हेल्प मिलता है तो हम लोग का जो भी टाइम और एफर्ट है दैट विल बी वर्थ इट। एक लास्ट में कुछ बच्चों को बोलना चाहोगे क्या? मतलब मेरे एज सच तो मेरे पास इतनी नॉलेज है नहीं, बट मेरे को जितना लगता है कि जो भी लोग अभी IIT का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बस इतना समझ ले कि इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट। जैसा सब कोई जानता है कि 30% नंबर आने पे IIT JEE क्वालिफाई हो जाता है, आपको कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। तो अगर बस ये नहीं है कि बहुत ओवर द टॉप मेहनत करना है, बट 2 साल कंसिस्टेंटली अगर मेहनत करेंगे, मैं जानता हूँ कि मेरे से स्मार्ट बहुत लोग और थे बट शायद उनका उतना अच्छा नहीं हुआ, मे बी IIT नहीं हुआ या IIT के बाद नहीं हुआ। बट अगर आप फोकस्ड हैं और आपका विजन क्लियर है कि आपको करना क्या है, तो बस अगर आप उस विजन को फॉलो करते रहें और कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहें। आप 4 दिन पढ़ो फिर 4 दिन नहीं पढ़ो से अच्छा है कि आप 8 दिन थोड़ा कम पढ़ो। तो अगर आप ये चीज़ को फॉलो करते रहोगे तो आई डोंट थिंक कि IIT निकालना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। और ना ही मैं बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप स्मार्ट था किसी और से। मैंने ये फॉलो किया, मेरा निकल गया, तो आई होप कि बाकी लोग भी ये फॉलो करें और उनका भी काफ़ी अच्छे से IIT क्लियर हो जाएगा। We just hope the same and thank you so much Harshit on behalf of Brothers Academy. We just wish, ऐसे तुमको बेस्ट ऑफ लक का बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं, बट स्टिल नहीं सर बिल्कुल है। बहुत बट स्टिल कि आगे लाइफ में तुम और बहुत तरक्की करो। ठीक है, अभी तो तुम्हारे करियर का बिल्कुल शुरुआत हो रहा है। विल मीट अगेन डेफिनेटली सर। तुम्हारा थोड़ा एक्सपीरियंस और बढ़ जाएगा, अपने जॉब के प्रति भी फाइनेंशियली थोड़ा और स्टेबल हो जाओगे और शायद लाइफ को लेकर के थोड़ा और मैच्योरिटी और अवेयरनेस आएगा। थैंक यू सो मच हर्षित फॉर ज्वाइनिंग। विल मीट सून। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर सर, इट वाज अ प्लेजर। मिलते रहेंगे आगे भी।